क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम। कौन सा? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो हम पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? देखेंगे बच्चों, जैसे सपोज करिए कि हमने क्या किया कि बालू लिया और मिट्टी लिया और आपस में मिला दिया, तो क्या वो कोई रिएक्शन है? नहीं। वो क्या हो रहा है? मिक्सचर बन रहा है। उसी तरह हमने क्या किया कि ग्लूकॉन डी लिया और ग्लूकॉन डी को पानी में घोल दिया, तो क्या वो कोई रिएक्शन है? नहीं, वो भी मिक्सचर है। देखिए, रिएक्शन और मिक्सचर में फ़र्क होता है। क्यों मैं मिक्सचर टर्म यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि बात यह है कि दोनों में कुछ चीज़ समान है। जैसे मिक्सचर में क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर हम चीनी में पानी घोल दें तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिल जाता है। आप कहते हैं शरबत मिल जाता है हमें, मतलब मीठा पानी मिल जाता है। या फिर अगर आप पानी में नमक घोल दें तो आपको नमकीन पानी मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि रिएक्शन और मिक्सचर कुछ हद तक देखा जाए तो एक ही तरह का है। जैसे रिएक्शंस में भी क्या होते हैं कि कुछ रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। उसी तरह आपके इसमें क्या आते हैं, मिक्सचर में भी क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिलकर एक नया कंपोनेंट डाल देते हैं। लेकिन फ़र्क होता है दोनों में। जो सबसे पहला फ़र्क और सबसे आसान जो फ़र्क है ये जानिए, किसी भी चीज़ को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या किसी भी घटना को हम तभी बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है जब उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो। किसका फॉर्मेशन हो रहा हो? बॉन्ड का। अब ये कैसे जानेंगे? तो ये हम ऐसे जान सकते हैं कि बॉन्ड वहीं पॉसिबल बनना है जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब बॉन्ड तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा होगा। जैसे कि अगर हम चीनी में या पानी में चीनी डालें तो वहाँ कोई भी बॉन्ड नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसे कि अगर हम मिट्टी और बालू को मिला दें तो वो कोई रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात जो केमिकल रिएक्शन की है वो है बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब अगर दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो ही इसका मतलब है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए, अब इस बॉन्ड को बनने का मतलब होगा कि वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। तीसरी बात ये होनी चाहिए कि वहाँ पे केमिकल चेंज होना चाहिए। केमिकल चेंज का मतलब जैसे कि अगर आपने क्या किया है, चीनी में पानी में चीनी डाल दिया है और अगर आप पानी को उबाल देंगे तो पानी एवापोरेट हो जाएगा और चीनी नीचे बच जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्या किया है कि आपने, चलिए कोई, जैसे आपने क्या किया है कि आपने NaOH लिया है, HCl लिया है और आपने NaCl और H2O को मिलाया है। अब आपको अगर पहले और एक का क्या आपने क्या किया, वाटर प्लस शुगर लिया और आपको एक स्वीट सॉल्यूशन मिल गया। चलिए देखिए, ये एक केमिकल रिएक्शन है और ये एक मिक्सचर है। देखिए, अगर इस स्वीट सॉल्यूशन से अगर आपको वापस ही बनाना हो तो बन सकता है। आप क्या करेंगे, इस चीज़ को हीट कर दीजिए, गैस पर रख दीजिए, गर्म हो जाएगा, पानी एवापोरेट होकर ऊपर आपके, अगर आपने ऊपर कोई कंटेनर के ऊपर बंद किया है तो ऊपर जाके भाप के रूप में चिपक जाएगा और जो चीनी है वो पूरा का पूरा नीचे बच जाएगा। लेकिन आप किसी भी फिजिकल तरीका मतलब हीट हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सेंट्रिफिकेशन हो गया, इन किसी भी तरीकों से आप इसको वापस NaCl और H2O को वापस से NaOH और HCl नहीं बना सकते। आप कोई भी फिजिकल तरीका अपना लीजिए। फिजिकल तरीका मतलब बॉइलिंग हो गया और क्या कह सकते हैं आपका फिल्ट्रेशन हो गया, सेंट्रिफिकेशन हो गया और क्या आते हैं
क्या डिस्टिलेशन हो गया। लेकिन क्या पूछे क्या ये पॉसिबल है, तो देखिए बच्चों ये पॉसिबल मे भी हो सकता है और मे नॉट भी हो सकता है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो रिएक्शन कैसा है। अब जैसे अगर आप मुझसे पूछे क्या केमिकल रिएक्शन को क्या वापस कर सकते हैं क्या, नहीं फिजिकल तरीके से किसी और तरीके से, तो हाँ कर सकते हैं। लेकिन ये हर रिएक्शन में जरूरी नहीं होता। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते, लेकिन फिजिकल तरीके से कभी रिवर्सिबल नहीं होंगे। मतलब आप कितना भी चाह लीजिए तो किसी भी अगर कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है तो आप किसी भी फिजिकल मेथड से उसको वापस नहीं ला सकते। यही बेसिक 3 फर्क होता है केमिकल रिएक्शन में। तो क्या फर्क हमें समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन वहीं पर होगा जहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा और जहां पे केमिकल चेंज हो रहा होगा। एक चीज और बच्चों देखिए, जैसे कि हमने जो रिएक्शन लिखा था देखेंगे बच्चों। अब आइए मैं तीनों बातें समझाता हूं आपको। पहली बात है बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, देखिए यहां से यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ऑक्सीजन जो है वो सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ खींचेगा। अभी केवल इतना आप जानिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपने पास इसको खींचेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा Na+ और OH- में टूटेगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है तो इस पे माइनस साइन आएगा और इसमें अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे प्लस साइन आएगा। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी तो माइनस चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटी तो नेगेटिव चार्ज। देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पहला कंडीशन। वही कहानी यहाँ पर भी होगी। यहाँ पे जो Cl है वो H से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा H+ और Cl-। अब देखिए आपको पता है माइनस प्लस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए और ठीक है, तो क्या बना Na और Cl मिलकर। अब देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक था तो ये खोज रहा था कोई मिले तो उसको हम इलेक्ट्रॉन दे दें क्योंकि मेरे पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पड़ा हुआ है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो ये सोच रहा था कोई हमको मिल जाए जो हमको इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरा काम हो जाए। मतलब ये अमीर था जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा था कि उसको रखने की जगह नहीं थी। ये एक ऐसा गरीब था जो इतना ज़्यादा गरीब था कि उसको पैसे की सख्त ज़रूरत थी। ये दोनों एक बहुत इत्तेफाक से मिल गए। जैसे आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है और कोई धनवान आदमी है जिसके पास पैसा है लेकिन वो समझ नहीं आ रहा वो पैसा कहाँ रखे और उसको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेगा, अब जाके उससे अगर मांगेंगे तो कहेगा लाओ ले जाओ पैसा, जाओ रखो, तुम क्या करना है। तो देखिए तो ये क्या करेगा, इसके पास अधिकता है पैसे की तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा। तो देखिए अगेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और जब ट्रांसफर, अब देखिए जब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था तो बॉन्ड टूटा था और जब यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो बॉन्ड बन रहा है, तो क्या होगा NaCl। और उसी तरह से H और OH क्या मिलाएंगे, H2। इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और केमिकल चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि आप कोई भी फिजिकल तरीका लगा लीजिए आप इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। चलिए बच्चों, तो यहां तक तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए ये हो गया केमिकल रिएक्शन। अब इक्वेशन देखिए, यही इक्वेशन है। ये क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा होगा 2 + 2 = 4, 5 + 5 = 10। यही तो पढ़ा है इक्वेशन आपने। क्या पढ़ा है, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। कहने का मतलब ये हो गया कि इक्वेशन का मतलब होता है कि जहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये बात आप ध्यान रखेंगे कि उसमें रिएक्टेंट्स का जो नंबर होता है वो प्रोडक्ट के नंबर के बराबर होता है। देखिए
यहाँ पे एक Na था, यहाँ पर भी एक Na है। यहाँ पर देखिए 2H है तो यहाँ पर भी 2H है। यहाँ पे एक Cl है तो यहाँ पर भी एक Cl है, और यहाँ पर भी एक O है तो यहाँ पर एक O है। यानी कि आप ध्यान रखेंगे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होना ही चाहिए, ठीक है, और तभी आप उसको इक्वेशन कह पाएंगे। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो मतलब आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो सही नहीं है। तो देखिए रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, ये 3। इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, द लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन तो आपको लगता है समझ में आ गया है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया है, लेकिन सर ये केमिकल चेंज तो हम नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि ये वापस जाएगा, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि यहाँ पर केमिकल चेंज ही हो रहा है? हम कैसे नहीं जानेंगे कि यहाँ फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है? तो इसके बारे में आपको हम चीज़ें कुछ बताते हैं। चलिए अब देखिए कैसे आप जानेंगे कि केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज की जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होता है न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। मतलब केमिकल चेंज में हमेशा कुछ नई चीज बनेगी। नई चीज का मतलब क्या हो गया, देखिए नई चीज का मतलब क्या हो गया, न्यू सब्सटेंस फॉर्म का मतलब हमेशा केमिकल रिएक्शन के दौरान हमेशा कोई नई चीज बनेगी। नई चीज का मतलब हो गया कि जैसे कि आपने क्या किया, जैसे कि आपने N2 + 3H2 आपने बनाया 2NH3। तो देखिए आपके पास नाइट्रोजन था, आपके पास हाइड्रोजन था, और आपके पास क्या बन गया, अमोनिया। यानी कि आपके पास दो डिफरेंट चीज़ों से आपने एक नई डिफरेंट चीज़ बना दी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, केमिकल रिएक्शन। अब आप कहेंगे सर अगर चीनी और पानी मिलाएं तो भी तो नई चीज़ मिलेगी, बिल्कुल बनेगी, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते। केमिकली कंबाइंड मतलब उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, उनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नहीं होता। तो याद रखिएगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी तब हम इस पे आएंगे, और वैसी वर्षा ये तभी माना जाएगा जब ये दो कंडीशन हो रही होंगी, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ये दोनों हो रहा है तो मतलब केमिकल चेंज हो ही रहा होगा, और अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो मतलब ये दोनों हो ही रहा होगा। तो चीनी और पानी में चूंकि ये दोनों नहीं होता, यहाँ पे भले से वहाँ पे न्यू सब्सटेंस बन भी रहा है, लेकिन उसको केमिकल चेंज हम नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहली चीज हो रही है कि अगर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, कैसे, अगर आप यहाँ चाहिए तो लिख सकते हैं केमिकली कंबाइंड हो गया, केमिकली कंबाइंड हो गया। अगर केमिकली कंबाइंड हो गया कोई नई चीज बन रही है तो बोलेंगे मतलब वहां पे केमिकल चेंज हो रहा है। चलिए अब दूसरी चीज ये होती है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट होती है या जो एनर्जी होता है, एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व मतलब जैसे C + O2 को अगर आप मिलाएंगे तो जब CO2 बनेगा तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है बाहर। क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलता है। मतलब जैसे C और O2 को मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलेगा। या कभी आप क्या करिए, चूने को पानी में डाल दीजिए तो आप देखेंगे पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। आप उसको बाहर से कभी छूइए, बाहर से मतलब अंदर मत हाथ डालिएगा कि अगर आपके घर पे चूना हो तो क्या करिएगा, उसको एक ग्लास में पानी में डाल दीजिएगा, और अगर बाहर से आप टच करेंगे तो आप पाएंगे वो थोड़ा सा गर्म हो रहा है। तो मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो हीट इवॉल्व होती है या तो इन्वॉल्व होती है। इवॉल्व मतलब जब हीट निकलेगा तो बोलेंगे इवॉल्व होना। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट निकल रही है, मतलब हीट इवॉल्व हो रहा है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस तभी होता है जब सनलाइट होता है। तो मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होने के लिए वहाँ पे लाइट का एब्जॉर्ब होना जरूरी है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पर हीट रिक्वायर होता है, ठीक है। या आप इसको दूसरे तरीके से ले लीजिए, या तो फिर जैसे कि एक रिएक्शन और मैं बता दूँ आपको, ये हो गया। उसके बाद जैसे कि H2 + ½ O2 क्या बनाएगा,
H2O। देखिए इसको इस रिएक्शन करने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा, ठीक है। जब ये सर्टेन हीट पर जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ही क्या होता है, ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो हीट इवॉल्व होती है या तो हीट इन्वॉल्व होती है। तो अगर कहीं पर एनर्जी का रिलीज या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद क्या है, अगला चेंज ये होता है कि परमानेंट चेंज टेक प्लेस होता है। जैसे क्या क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है वहां पे। इसका वही मतलब हुआ कि परमानेंट चेंज का मतलब कि आप किसी भी तरीके से इसको वापस नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही बनना, अब आप लाख कुछ भी आजमा लीजिए, आप कभी भी दही से दूध नहीं बना सकते। तो मतलब वहां पे जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट चेंज है, ठीक है। तो मतलब दही से दूध, दूध से दही बनना क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। तो मतलब वहां पे परमानेंट चेंजेस होते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं कि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप किसी भी फिजिकल तरीके से, मैं क्यों बार बार फिजिकल तरीका बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि अभी कुछ रिएक्शंस आपको ऐसे मिलेंगे आगे जो किसी केमिकल वे से वापस हो सकते हैं। तब आप कहेंगे सर आपने तो बोला था कि होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन हाँ जेन्युइन हम ये कहते हैं कि वो चीज़ें परमानेंट हो जाती है, मतलब वो वापस नहीं आती। ज़्यादातर रिएक्शंस आपको यही मिलेंगे, कुछ रिएक्शंस आपको मिलेंगे जो वापस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिएक्शंस आपको ऐसे ही मिलेंगे कि जो परमानेंटली चेंज हो जाते हैं। मतलब उनको आप किसी भी तरीके से वापस रिवर्स नहीं कर सकते, तो उसको बोलेंगे आप क्या हो रहा है, वो परमानेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं जैसे कलर का चेंज होना, क्या होना, कलर का चेंज होना। जैसे कई सारे रिएक्शंस आप आपस, जैसे कि आप क्या करेंगे, अगर लाइम वाटर में आप ऐसे फूकिए स्ट्रॉ लेके, तो आप देखेंगे वो मिल्की हो जाएगा। तो वहाँ पे CO2 क्या किया, उस लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। तो कभी कभी किसी किसी रिएक्शन के दौरान जो होता है, जो जो कलर होते हैं वो भी चेंज होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, स्मेल होता है या ऑर्डर होता है। तो ये तो फिजिकल में भी होता है। तो कहीं कहीं पर आपको स्मेल, जैसे मान लीजिए कि आपने H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड को महकिएगा तो आपको एक जैसे रॉटन एग, एक सड़े हुए अंडे की तरह का आपको महक आएगी, ठीक है। तो उसमें एक विशेष तरह का स्मेल या ऑर्डर भी होता है। मतलब उनमें जब केमिकल चेंज हो रहा होता है तो आप जब उसको, जैसे अमोनिया है तो अमोनिया को महकेंगे तो स्मेल बहुत पंजेंट होता है। तो जब कोई किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर आपको कोई भी स्मेल या ऑर्डर आ रही है एक विशेष तरीके की, तो भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह का केमिकल चेंज हो रहा है। ये बात क्लियर है। चलिए अब देखिए, जैसे कि आप एग्जाम्पल पूछिए, तो केमिकल चेंज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, अब एक बार आप चावल को पका दीजिए तो वापस आप जो है उससे पके हुए चावल को कच्चा नहीं कर सकते हैं। जैसे पका हुआ फल, एक बार फल पक गया तो वापस से वो फल कच्चा नहीं होगा। लोहे का जंग लगना, एक बार लोहे में जंग लग गया तो वापस से वापस को सही लोहा नहीं बना पाएंगे, कुछ भी तरीका आप आजमा लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए अब देखिए, हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए रीज़न ये है कि केमिकल रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों केमिकल चेंज है, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हुआ, एक बार उसमें क्या हो गया, जंग लग गया तो आप किसी तरह से उसको कच्चा लोहा नहीं बना पाएंगे। या मतलब जैसे जैसे आपने गेट लाए, आपके गेट में जंग लग गया, तो जंग आप देखो क्या होता है, जब जंग लग जाता है तो धीरे धीरे वो पपड़ी बन के खत्म हो जाता है। तो क्या आप उस पपड़ी से वापस लोहा बना देंगे, नहीं बना पाएंगे। तो मतलब क्या होता है, तो देखिए अब अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो रहा है, एक नया केमिकल, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। Fe से क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। वो क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है, मतलब परमानेंट चेंज है। उसको आप रस्ट आयरन से आप वापस से आयरन नहीं बना सकते। दूसरी चीज, वहां पर होने में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे Fe प्लस H2O प्लस O2 क्या बनाएगा, Fe2O3। अब देखिए यहाँ पर Fe और O3 बनने में क्या हो रहा है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब एक केमिकल चेंज हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो क्या होता है, एक तरह का केमिकल चेंज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की। तो रिएक्शंस दो तरह, फिलहाल आपके सिलेबस में दो तरीके से होते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो देखिए अभी जैसे मैंने आपको बोला है कि क्या होता है कि हीट जो होता है वो
किसी भी रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो लगता है या तो निकलता है, या तो इवॉल्व होता है या तो एब्जॉर्ब होता है। तो देखिए एक्सोथर्मिक के नाम से क्लियर है कि द रिएक्शन अ रिएक्शन इन विच द हीट इज इवॉल्व एक्सर्ट। याद रखिए एक्स से एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब बाहर निकलना। तो एक्सोथर्मिक किससे बना है? एक्सर्ट से। एक्सर्ट का मतलब बाहर निकलना। तो मतलब जिस रिएक्शन के दौरान ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जब ये बाहर निकलता है, ठीक है, यानी कि जब आप रिएक्शन कराएंगे और हीट बाहर निकलेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आप एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब एक्सर्ट, एक्सर्ट मतलब बाहर निकलना। तो एक्सोथर्मिक का मतलब ये हुआ कि जब किसी रिएक्शन के दौरान जब हीट बाहर निकलती है तो उसको बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक। जैसे कि आपके एक रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया है कैसे, C+O2 CO2। आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? चलिए आपके एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। अब अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो उसमें से हीट क्या होती है? बाहर निकलती है, मतलब हीट बाहर एटमॉस्फेयर में या बाहर इन्वायरमेंट निकलेगी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्लस हीट। अब देखिए आपकी केमिस्ट्री में भी आपके एग्जाम में हाँ एक डाटा दिया हुआ है क्या? प्लस 393.5 किलो जूल, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराने पर 393.5 किलो जूल की एनर्जी बाहर निकलती है, बाहर की तरफ आती है। उसी तरह एक और रिएक्शन है N2 + 3H2 2NH3। इस रिएक्शन के दौरान भी हीट क्या होती है? बाहर निकलती है। कितनी निकलती है? 92.3 किलो जूल प्लस 92.3 किलो जूल। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब हीट बाहर की ओर निकलेगी तो यहाँ पे प्लस हीट लिखेंगे। जब हीट बाहर की ओर निकलेगी मतलब जब हीट बाहर निकलेगी तो यहाँ प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए, अब एक चीज और है। अब यहाँ पे अब आ रहा है एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक का मतलब इन, एंडो किससे बना है? इन से। एंडोथर्मिक का मतलब ये हो गया कि वो रिएक्शंस जहां पर जो क्या होते हैं, जहां पर एनर्जी हीट लगती है, मतलब जब तक आप उन रिएक्टेंट्स को हीट नहीं देंगे तब तक क्या होगा? वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। जैसे कि आपके एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या? N2 + O2 2NO। अब देखिए अगर आप N2O2 को मिलाएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा जब तक कि आप वहां पर क्या करेंगे? प्लस 180.5 किलो जूल की जब तक कि वहां पे आप 180.5 किलो जूल की हीट नहीं देते। देखिए N2 + O2 को जब मिलाएंगे तो देखिए यहां पर जब हमने लिखा था तो लिखा था क्या? C+O2 CO2 + 393.5 किलो जूल। देखिए और यहां पे हमने क्या लिखा है? यहां पे हमने लिखा है N2 + O2 + 180.5 किलो जूल 2NO। फर्क है दोनों में। यहां पर जब इनको रिएक्ट कराएं तो हमें प्रोडक्ट तो मिला ही मिला, साथ में क्या मिला? हीट। लेकिन यहां पर हमें इस रिएक्टेंट को रिएक्ट कराने के लिए हमें हीट देना पड़ रहा है। इस वजह से हमने इस हीट को रिएक्टेंट साइड में लिखा है। क्यों? क्योंकि यहां पर इन रिएक्टेंट के साथ ये हीट भी क्या हो रहा है? इसी में इन शामिल है। मतलब जब तक आप हीट देंगे नहीं तब तक ये बनेगा नहीं। अगर इस भाग को हम इस पार्ट को हटा दें तो ये चीज बनेगी ही नहीं। कब तक? जब तक ये ना दीजिए। तो मतलब एंडोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट क्या होते हैं? जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हीट एक्सर्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। एंडोथर्मिक में आपको रिएक्टेंट्स को क्या करना पड़ता है? हीट देना पड़ता है, तब जाके वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको बोलते हैं आप एक्सोथर्मिक, इसको बोलते हैं आप एक्सोथर्मिक, जहां पे हीट निकल रहा है और हीट किसके साथ निकल रहा है? प्रोडक्ट के साथ। इसको बोलते हैं आप एंडोथर्मिक, जहां पे प्रोडक्ट बनने के लिए हीट क्या हो रही है? इसमें लग रही है, इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तभी जाके ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो मुझे लगता है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक आपका क्लियर हो गया होगा। एक और देख लेते हैं आपके एग्जाम में। हाँ, एक और आप में एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2HGO। कितना हीट लग रहा है इसमें? हाँ, इसमें लग रहा है 180 किलो जूल। और क्या बना रहा है? प्लस O2। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर 2HGO मतलब क्या है? मरकरी ऑक्साइड है। अगर 2HGO को आपको Hg और O2 में तोड़ना है तो आपको इस
पर 180 किलो जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप 80 किलो जूल की एनर्जी इस पर लगाएंगे तब जाकर ये क्या होगा, 2Hg + O2 में टूटेगा। अगर आप ये हीट नहीं लगाते हैं या इससे कम हीट लगाते हैं तो ये चीज़ नहीं बनेगा। मतलब इसको इसमें तोड़ने के लिए आपको कम से कम 180 किलो जूल की हीट लगानी ही है। तो ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक। तो अगर कोई रिएक्शन दिया हो तो अगर हीट लिखा है प्रोडक्ट साइड में तो मतलब एक्सोथर्मिक है, मतलब प्रोडक्ट के साथ हीट भी बन रहा है, मतलब हीट निकल रहा है। अगर हीट लिखा है रिएक्टेंट साइड में तो यानी कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिएक्टेंट के साथ साथ आपको हीट भी लगाना है, तो मतलब एंडोथर्मिक, हीट लग रही है। ये बात क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं केमिकल फॉर्मूला पे। अब हम आते हैं केमिकल फॉर्मूला पे। क्या मतलब होगा केमिकल फॉर्मूला का? देखिए आप 9th में बहुत चीज पढ़ चुके हैं। जैसे हमने लिखा H2O, जैसे हमने लिखा H2O, तो H2O क्या है? एक केमिकल फॉर्मूला है। अब क्यों केमिकल फॉर्मूला बोला है पहले ये समझते हैं। केमिकल फॉर्मूला का मतलब ये हुआ कि जब कोई केमिकल बन के आता है तो उसका कुछ नाम तो होगा ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी हमारे घरों में, जैसे मान लीजिए जब कोई बर्थ लेता है, पैदा होता है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत सबसे पहले उसका नाम रखते हैं। नाम इस वजह से रखते हैं कि आप बुलाएंगे कैसे उसको, ठीक है, ए अरे ऐसे तो बुला नहीं सकते, नाम रखना पड़ेगा उसका। तो इसी वजह से हमने क्या किया है कि हर केमिकल नेम का, हर केमिकल का एक नाम रख दिया है जिसको आप केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि हम नाम अब ऐसे अलग अलग रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि भाई अब जैसे इंसानों में क्या दिक्कत है कि इंसान में एक नाम क्या हो, जैसे मान लीजिए कि नाम होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला जॉन, तो जॉन से आप समझ जाएंगे कि वो ब्रिटिश का है, ठीक है, मतलब वो कहीं मतलब अमेरिका का, मतलब किसी इंग्लिश कंट्री का है। जैसे मैं बोलूँ कि वर्नर हाइजेनबर्ग, तो हाइजेनबर्ग जो होते हैं वो जर्मन्स होते हैं। जैसे हाइजेनबर्ग अगर जैसे हाइजेनबर्ग किसी मिनटों में आया है तो मतलब वो जर्मन का होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ प्लैंक, तो प्लैंक भी जर्मन्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए तो होगा क्या कि नाम से आप बहुत हद तक उसके बारे में जान जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ राहुल, तो राहुल आप समझ जाएंगे कि राहुल जो है किसी इंडिया का होगा, या फिर हो सकता है पाकिस्तान में हो सकता है श्रीलंका में हो, तो श्रीलंका में भी राहुल होते हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे कि वो हिंदू होगा, और बहुत हद तक चांस है कि इंडिया का होगा। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे मैं बोलूँ कि क्या नाम है, जैसे मैं बोलूँ कि सी जिनपिंग, तो सी जिनपिंग आप समझ जाएंगे कि हो सकता है कि चाइनीज़ का है, हो सकता है चाइना का हो सकता है हांगकांग का हो सकता है कि ताइवान का हो सकता है। तो होता क्या है कि नाम से हम क्या करते हैं, बहुत हद तक हमारी चीज़ों में क्लियर हो जाता है। जैसे कि हम कोई बोले राम, तो राम मतलब हिंदू होगा, हिंदू मतलब हो सकता है कि ज़्यादातर केस से इंडिया का होगा। तो नाम रखने से फ़ायदा क्या हुआ कि हम उसका नाम देखते ही उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ H2O, या जैसे मैं बोलूँ कि अभी इसका नाम क्या है H2, इसको क्या बोलते हैं, वाटर, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ H2SO4, ठीक है। तो अब जैसे आपने नाम लिया H2SO4, या तो आप तुरंत समझिए कि सल्फ्यूरिक एसिड होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ये एसिड होगा, एसिड का मतलब इसमें से H+ आयन निकलता होगा। ये लिटमस को क्या करता होगा, रेड कर देता होगा, ठीक है। और ये क्या है, हजार्डस है या फिर डेंजरस है स्किन्स के लिए या फिर कपड़ों के लिए। तो देखिए केवल नाम से आप क्या कर गए, आप कितनी सारी चीज़ें जान गए। अगर ये H2SO4 नहीं बताया गया होता आपको तो आप नहीं जान पाते, ठीक है। आप जान गए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जैसे मैं बोलूँ कि एसिटिक एसिड CH3COH, तो आप नाम से समझ गए ये क्या है, वीक एसिड है। आप क्यों जान जाते हैं, क्योंकि आप इसके केमिकल फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। अगर केमिकल फॉर्मूला नहीं होता तो आप कभी तय ही नहीं, आपको याद करना पड़ता कि H2SO4 स्ट्रांग होता है, CH3COH वीक होता है, HCl स्ट्रांग होता है, आपको ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ती। लेकिन चूंकि हमें केमिकल फॉर्मूला पता है तो केमिकल फॉर्मूला से हमें उसकी प्रॉपर्टी पता चल जाती है, और प्रॉपर्टी पता चल जाती है तो मतलब क्या होता है हमें। अब जैसे
कि इसमें ये क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि H प्लस आसानी से निकल जाता है। ये क्यों वीक है, क्योंकि इस पर H प्लस आसानी से नहीं निकलता। अब सर ये हम कैसे जान गए, तो ये बात की बात है, लेकिन मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि केवल देखिए नाम से ही मैं इतनी चीज़ें जानता हूँ कि ये स्ट्रांग है, ये वीक है, ये जो है ज़्यादा डेंजरस है, ये कम डेंजरस है, ये क्या होगा, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, एसिड किंग कहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं मतलब। तो चलिए ठीक है, ये सब ऐसी फालतू की बातें हैं, तो आइए आपको हम याद करते हैं। अब देखिए, अब केमिकल फार्मूला से एक और अच्छी चीज़ पता चलती है। केमिकल फार्मूला से हमें एक चीज़ ये भी पता चलती है कि वो बना किस चीज़ से है। जैसे कि मैं बोलूँ पानी, तो पानी आपको पता है H2O, तो आप तुरंत कह देंगे कि पानी जो है वो 2 H से और एक O से बना है, मतलब 2 H एटम से और एक O के एटम से बना है। जैसे मैं बोलूँ आपसे HCl, तो HCl से ये बात आप समझ जाएंगे कि वो एक H से एक Cl से बना है। जैसे मैं बोलूँ आपसे CO2, तो CO2 में आप समझ जाएंगे कि वो एक C से और 2 O से बना है। नाम केमिकल फार्मूला से फ़ायदा ये होता है कि हम समझ जाते हैं कि वो केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब वो बना किस किस चीज़ से है। बड़ा फ़ायदा ये है इसमें। तो क्या होता है कि केमिकल फार्मूला से हमें 2 चीज़ें पता चल गई। पहले तो हम उसके बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का हम एक तरह से हम आकलन कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ कि हम केमिकल फार्मूला से ये बता सकते हैं कि वो बना किस चीज़ से है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। उसी तरह जैसे राहुल के नाम से आप समझ गए कोई हिंदू होगा और बहुत हद तक चांस है कि वो भारत का होगा। उसी तरह H2O से आप समझ गए कि वो 2 H से बना होगा, एक O से बना होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए, अब ये बात हो गई केमिकल फार्मूला। अब ये बात है केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, ये समझ जाइए। अब क्यों H2O ही हम लिखे हैं, क्यों हम H3O नहीं लिखे। हम आपको आप कहिए कि सर नहीं, हम H3O को ही पानी कहेंगे, तो हम कहेंगे नहीं कह सकते। क्यों, समझिए। आपको पता है पानी में क्या होता है, H और O, तो क्या करिए H और O को लिख लीजिए। H की वैलेंसी होती है 1। ये वैलेंसी की बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं एक बार एक अलग से क्लास में आपको ये पूरा बता दूंगा। H में +1 क्यों होता है, क्योंकि H का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। अब H जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, तो मतलब उस पर चार्ज क्या आएगा, +1। एक इलेक्ट्रॉन देगा तो +1, और एक इलेक्ट्रॉन आता तो -1। तो ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। क्यों, क्योंकि जो O है वो H से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और O अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो देखिए, और देखिए O क्या है, O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो O जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है। तो O जो है इसका होता है 8, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 और 6, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 को क्या लिखेंगे, 2 और 6। आपको पता है जब 5, 6, 7 हो तो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कितने, 3, 2 और 1, और जब लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 हो तो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं कितने, 1 है तो 1 जाएगा, 2 है तो 2, और 3 है तो 3। ये सारी चीज़ें मैं फिर पढ़ा दूंगा आपको अलग से, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। वैसे ये 9th में आपने पढ़ा होगा। तो O में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 है तो 2, यानी कि, और माइनस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो माइनस, जाएंगे तो प्लस। अब इसको क्या करिए, क्रॉस कर दीजिए ऐसे। यहां जो लिखा हो इसके नीचे लिख दीजिए, और यहां जो लिखा है इसके नीचे। तो आप लिख सकते हैं H2O1, लेकिन O का कोई मतलब नहीं होता, तो इसीलिए H2O। चलिए एक और, जैसे कि हम लेते हैं AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। देखिए Al का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। तो इसको कैसे लिखेंगे, Al का 13 तो कैसे लिखेंगे, 283। देखिए 3 है तो 3 जाएगा, मतलब जा रहा है, तो मतलब +3। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, मतलब 287। यही होगा, 7 है तो मतलब 1 आएगा, मतलब -1। देखिए AlCl3, 1 का कोई मतलब नहीं, तो 1 यहां लिखा नहीं है। अब आप पूछेंगे सर H2SO4 कैसे लिख देंगे, तो देखिए H और SO4। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि SO4 पर -2 चार्ज होता है। ये सारी बातें 9th की हैं और आपको पता होनी चाहिए। तो H पे कितना होता है, -2, और H पे कितना होता है, +1। तो क्या हो जाएगा, H2SO4।
तो बच्चों आज हम अपनी क्लास यहीं पर रोकते हैं, पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।